हेलो व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है गांधी युग पार्ट 2। गांधी युग का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम गांधी जी के भारत आने से लेकर उनकी मृत्यु तक के सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी युग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और इसमें सारे इंपॉर्टेंट सवालों को कवर किया गया है। और लास्ट में आपके लिए एक क्विज है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो की शुरुआत हम गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने से प्रारंभ करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस किस वर्ष आए थे। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अब ये 9 जनवरी आपके लिए दूसरे सेंस में भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे, इसीलिए इस दिन की याद में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी का मतलब होता है जो लोग विदेश में रहते हैं और भारत आते हैं, उन्हें प्रवासी भारतीय कहते हैं। दूसरा सवाल है, भारत आने के बाद गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया। तो जब गांधी जी भारत आए तो उन्हें भारत की राजनीति के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे जिन्होंने उन्हें भारत की राजनीति से अवगत कराया। इसी वजह से गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मान लिया। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीयों ने किसे भर्ती करने वाला सॉर्जेंट की संज्ञा दी थी। तो भारतीयों ने गांधी जी को भर्ती करने वाला सॉर्जेंट की संज्ञा दी थी। तो ऐसा क्यों किया था भारतीयों ने? ये समय था प्रथम विश्व युद्ध का, जो कि कब प्रारंभ हुआ था? 1914 में। कब तक चला था? 1918 तक। तो ये जो पीरियड था, इस बीच में गांधी जी ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। इसके पीछे उनकी एक सोच ये भी थी कि अगर वे अंग्रेजों को इस तरह से अगर हेल्प करते हैं तो आने वाले समय में अंग्रेज भी उनकी बात को रखेंगे और भारतीयों को आज़ादी मिलने में आसानी होगी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। के बाद गांधी जी के इस बात से अंग्रेज इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने गांधी जी को वर्ष 1915 में एक उपाधि दी जो कि था केसरे हिंद की उपाधि। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, गांधी जी ने वर्ष 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किस स्थान पर की। तो इसके बाद गांधी जी ने क्या किया कि 1915 में एक आश्रम की स्थापना की। कहाँ पर? अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में। तो सत्याग्रह आश्रम को गांधी जी ने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए प्रारंभ किया था। कहाँ पर? तो अहमदाबाद के कोचरब में। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1917 में सत्याग्रह आश्रम को, यानी 1917 में 17 जून को अनेक कार्यों के बेहतर संचालन के लिए गांधी जी ने इसे कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया? साबरमती नदी के किनारे इसे स्थानांतरित कर दिया। तो गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु बनाया? तो जैसा कि मैंने पिछले पेज में ही आपको बता दिया कि महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोखले ने ब्रिटिश भारत की राजनीति को समझने में गांधी जी की बहुत ही ज्यादा सहायता की थी। और यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब गांधी जी का भारत में पहला वर्ष था, तब गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को ये कहा था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद करके व्यतीत करें। तो ये उन्होंने सलाह दिया था महात्मा गांधी को। अब समय आता है वर्ष 1917 का, जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह है। तो 1917 क्यों खास है, इसे हम समझते हैं। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था।
तो अब इसी के क्रम में हम अगला सवाल देखते हैं, फिर हम डिटेल में समझेंगे कि भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहला सत्याग्रह किसने किया था। तो वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह किया था भारत में। लेकिन यह सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चंपारण सत्याग्रह से। मॉडर्न हिस्ट्री में चंपारण सत्याग्रह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर साल सवाल आते हैं, खास करके वो स्टूडेंट्स जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। तो बिहार स्पेशल से भी इस टॉपिक से सवाल हर साल पूछे जाते हैं। तो इसे हम समझते हैं कि चंपारण सत्याग्रह क्या है। तो अंग्रेजों ने बिहार का एक स्थान है चंपारण, वहाँ के किसानों से एक अनुबंध किया था कि अपने जमीन का 3/20वां भाग पर उन्हें नील की खेती करना अनिवार्य था। तो अंग्रेजों ने बिहार के चंपारण के किसानों से एक अनुबंध कर लिया था। वो अनुबंध क्या था कि अपने जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होगा। और इसी को कहा गया है तिनकठिया पद्धति, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो अंग्रेज जो भारत आए थे, उन्हें नील से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता था। और इस प्रॉफिट को कमाने के लिए वो हर पॉसिबल कोशिश करते थे कि वो किसी भी तरह ज़्यादा से ज़्यादा नील का उपज करवा सके किसानों से। अब नील की खेती में एक कमी क्या थी कि जिस भी स्थान पर नील की खेती होती है, वो जमीन उपजाऊ नहीं रह जाती है। चंपारण सत्याग्रह मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे हम थोड़ा डीपली समझते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें आपको हर एक एग्जाम में सवाल इसमें से देखने को मिलेंगे। तो इसे थोड़े अच्छे से समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसे हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अंग्रेजों ने बिहार के चंपारण के किसानों से एक अनुबंध किया, जिसके तहत किसानों को अपने जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था और इसे ही तिनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि आखिर नील इतना इम्पोर्टेंट क्यों था और क्यों किसान इसे नहीं करना चाहते थे। तो उस वक्त यूरोप में नील की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और अंग्रेजों को नील से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता था। तो उस वक्त यूरोप में नील की बहुत ज़्यादा मांग थी, क्योंकि नील से अंग्रेजों को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। इसीलिए अंग्रेज चाहते थे कि किसी भी हालत में वो किसानों से ज़्यादा नील का उत्पादन करवा सकें। अब नील की खेती से किसानों को दिक्कत क्या थी? तो नील की खेती जिस भी जमीन पर किया जाता था, वो जमीन बंजर हो जाता था। जमीन बंजर होने के बाद किसानों के लिए अनाज का उपज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था और उन्हें बहुत ही दिक्कत हो रही थी, जिसके वजह से किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। किसानों की इस परिस्थिति को एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है ये। तो राजकुमार शुक्ल एक व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए कहा और लखनऊ अधिवेशन में उनसे मुलाकात हुई राजकुमार शुक्ल की, क्योंकि वो जो समय था उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे और गांधी जी का बहुत ही ज़्यादा नाम पहले से ही हो चुका था दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए सत्याग्रह के वजह से। तो काफ़ी लोग उनसे प्रभावित थे और बहुत ही उम्मीद के साथ राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में आकर और किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने को कहा। तो गांधी जी चंपारण आए वर्ष 1917 में। गांधी जी के प्रयासों के बाद अंग्रेजों ने किसानों को अवैध वसूली का 25% हिस्सा लौटाने को राजी किया गया और इसके साथ ही गांधी जी ने
चंपारण के किसानों को बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दिलाया। तो ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस आंदोलन में गांधी जी का साथ किसने किसने दिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें शामिल सभी नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, सीएफ एंड्रोज और राजकुमार प्रसाद। तो इसमें शामिल जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा हैं, महादेव देसाई हैं, राजकिशोर प्रसाद हैं, ये सभी संबंधित थे बिहार से ही। तो ये बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा भी जितने भी नाम हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अब अगला सवाल है, सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य और आग्रह से किसी भी बात को मनवाना। इसे ही सत्याग्रह कहते हैं, जिसमें अहिंसा का कहीं भी कोई स्थान ना हो। तो ये जो सत्याग्रह शब्द है, इसका पहले नाम था सदाग्रह। इसका पहले नाम था सदाग्रह, जो कि इसका इस्तेमाल किया था गांधी जी के भतीजे मगनलाल गांधी ने। एक प्रतियोगिता में उन्होंने पुरस्कार मिलने के दौरान इस शब्द का जिक्र किया था। इसी नाम को परिवर्तित करके गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में जो भी आंदोलन था उसे गांधी जी ने सत्याग्रह नाम दिया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जितने भी सत्याग्रह किया गांधी जी ने, वहां पर उसका नाम था निष्क्रिय प्रतिरोध। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निष्क्रिय प्रतिरोध नाम था। दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह का नाम उन्होंने दिया था निष्क्रिय प्रतिरोध, और भारत में जो उन्होंने आंदोलन किया उसका नाम उन्होंने सत्याग्रह दिया था। अब आता है वर्ष 1918, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ष है गांधी जी के जीवन में और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो कि मार्च 1918 में हुआ था। और ये गांधी जी के सत्याग्रह का दूसरा प्रयोग था। ये वो पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने सबसे पहली बार भूख हड़ताल किया था। तो ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल कब किया था? तो मार्च 1918 में। किस चीज़ में किया था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में किया था। क्या था ये अहमदाबाद मिल हड़ताल? तो अहमदाबाद में जो सूती मिल मालिक थे और उसमें काम कर रहे मजदूर थे, उनके बीच में प्लेग बोनस को लेकर विवाद खड़ा था। क्या मांग था मजदूरों का? मिल मालिक चाहते थे कि उन्हें सिर्फ 20% बोनस मिले, लेकिन मजदूरों की मांग थी कि उन्हें 50% बोनस मिले। गांधी जी के आने के बाद गांधी जी ने वहां पर मजदूरों को यह सलाह दी कि वो अपनी मांग घटाकर 35% मांग की प्रारंभ करें, वो भी सत्य और अहिंसा के साथ। गांधी जी के हड़ताल से अंग्रेज मजदूरों को 35% का बोनस देने पर राजी हो गए। अब अगला सवाल देखते हैं कि अहमदाबाद मिल हड़ताल में किस महिला ने गांधी जी को सक्रिय योगदान दिया था? तो वो थी अनुसुईया बेन। अनुसुईया बेन, जो कि अंबालाल साराभाई की बहन थी। अब उसी से संबंधित कुछ और सवालों को देखते हैं कि गांधी जी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद संघर्ष जो था वो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, और ये जो जितने भी मजदूर थे ये सूती मिल से संबंधित थे। वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद संघर्ष में किसने हिस्सा लिया था? किसान वर्ग, मध्यम वर्ग, जनता या मजदूर? तो जैसा कि हम जानते हैं अहमदाबाद संघर्ष में कौन शामिल थे? तो मजदूर शामिल थे। अगला सत्याग्रह है सत्याग्रह, जो कि चला 22 मार्च से लेकर 5 जून 1918 के बीच में। ये किससे संबंधित है? तो ये सत्याग्रह किसानों के ऊपर लगाया गया
कर से संबंधित था, जिसे अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया था। तो यहाँ हम चलिए खेड़ा सत्याग्रह को थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। तो अहमदाबाद हड़ताल से 7 दिन बाद प्रारंभ हुआ खेड़ा सत्याग्रह, वर्ष 1918 में ही। और ये गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन था। ये हुआ था 22 मार्च से लेकर 5 जून 1918 के बीच में। हुआ ये कि वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई और कुल उपज का केवल 25% ही उगा पाए किसान, और इसमें लगभग पूरे साल भर का फसल खराब हो गया। लेकिन सरकार का रवैया किसानों के प्रति ये था कि वो भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया। किसानों ने लगान की माफी की सिफारिश भी की, लेकिन जब उनकी सारी याचनाएं काम नहीं की, तब उन्होंने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी ने उन्हें सत्याग्रह करने की सलाह दी। तो भूमि से संबंधित जो टैक्स नियम होता है उसके अनुसार अगर फसल 25% से कम हो तो भूमि कर में पूरी तरह से छूट मिलती है। इसके निपटारे के लिए गांधी जी ने खेड़ा के किसानों को लगान ना अदा करने की शपथ दिलाई। फलस्वरूप ये हुआ कि सरकार ने किसानों के साथ एक समझौता किया और उनका 1 साल के कर को माफ कर दिया। और एक और फायदा हुआ कि आने वाले वर्षों में भी किसानों के करों में काफी कमी आ गई, और वो किसान जो कर देने से मना करते थे और अंग्रेज उनकी सारी संपत्ति ले लेती थी, उन्हें भी अंग्रेजों ने वापस कर दिया। तो ये तीसरा ऐसा आंदोलन था जिसमें गांधी जी सफल रहे, और गांधी जी को लगातार ख्याति मिलती ही जा रही थी क्योंकि वे लगातार अपने सत्याग्रह के दम पर सफल होते जा रहे थे। तो अब इसी से संबंधित अगला सवाल देखते हैं कि गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का साथ किसने दिया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी का साथ दिया था। अब खेड़ा सत्याग्रह के समाप्त होने के बाद गांधी जी का चौथा सत्याग्रह क्या था? रॉलेट सत्याग्रह 1919। इसके तहत क्या था? तो ये जो समय था इसमें भारत में बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां चलने लगी थी, और इसकी जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की। सर सिडनी रॉलेट की एक समिति ने एक विधेयक लाया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये आपके ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। रॉलेट एक्ट में क्या था इसे समझते हैं। इस एक्ट में बिना वारंट के गिरफ्तारी के साथ 2 साल के हिरासत का प्रावधान दिया था। यानी कि अगर बिना किसी वारंट के वो किसी को भी गिरफ्तार कर लेगी और 2 साल के हिरासत में भी रखेगी। इसी के विरुद्ध फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन हुआ। गांधी जी जो कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर किसी भी आंदोलन का संचालन करते थे, लेकिन ये आंदोलन बाद में जाकर बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया। इसी के क्रम में चौरी चौरा कांड भी हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों को गोली मार दिया गया। जिसके बाद गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिसके वजह से उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई। तो ये था रॉलेट एक्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं कि गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। कब? तो फरवरी 1916 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन पर उन्होंने जन भाषण दिया था। अगला सवाल है कि किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो ये था वाईकोम सत्याग्रह, जो कि वर्ष 1924 में हुआ था, और इसमें मंदिर में प्रवेश करने से संबंधित यह सत्याग्रह था। ये जो सत्याग्रह था ये 1924 से 25 के बीच में हुआ था, और ये केरल का त्रावणकोर क्षेत्र था। यहाँ पर हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ ये सत्याग्रह था, और ये
विरोध हुआ था वैकोम महादेव मंदिर को लेकर, जहां पर ऊंची जाति के लोग ही वहां पर और वहां के आसपास के सड़क का उपयोग कर सकते थे, जबकि अन्य लोगों को उपयोग करने का अधिकार नहीं दिया गया था, जिसके वजह से ये आंदोलन हुआ था। है कि गांधी जी के विचारधारा को किस प्रमुख लेखकों ने प्रभावित किया था। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उस वक्त वो बहुत सारे लेखकों से प्रभावित हुए थे। उसमें जो महत्वपूर्ण नाम है वो है थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय। इम्पोर्टेंट नाम है। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये कहा था गांधी जी ने। यहाँ पर गांधी जी के इस कथन से रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गांधी जी गरीबी को हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप मानते हैं। गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था? तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे उस बीच में वह एक बार भारत भी आए थे 1901 में, और उसी समय उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। अगला सवाल है कि किस आंदोलन के दौरान गांधी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता देखने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। अगला सवाल है कि किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो वो था यरवदा जेल, महाराष्ट्र के पुणे में, और उस ये 1930 के समय में यरवदा जेल में थे, जहां इन्हें नमक कानून तोड़ने के वजह से जेल में रखा गया था। यहाँ अगला सवाल है कि भारत, यहाँ पर भारत होगा, यहाँ पर ये भारत होगा, तो भारत की स्वाधीनता के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ल्स एंड्रयूज थे। गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो जेपी कृपलानी थे। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने संबोधित किया? तो हमने पिछले सवाल में देख लिया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद। अगला सवाल है कि भारत की स्वाधीनता के समय में महात्मा गांधी, ऑप्शंस देखते हैं, कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या फिर कांग्रेस के महासचिव थे? तो इसका आंसर होगा कि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से वर्ष 1934 में ही इस्तीफा दे दिया था। तो जब भारत को स्वाधीनता मिला तो उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला सवाल है गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? इसमें ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है, ऑप्शंस में वो नाम ही नहीं है। ये वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो कि वायसराय थे। इनका कहना था कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही भी नहीं कर सकते वह काम गांधी जी ने कर दिखाया, जिसके वजह से लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। अगला सवाल है कि भारत आने पर गांधी जी को किसने कहा था कि प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? तो भारत आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने ही उन्हें यह कहा था। अगला सवाल देखते हैं, किसने कहा था गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकती? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। अगला सवाल है गांधी जी ने किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी ने 1924 में कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और वो था वर्ष 1924, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है खिलाफत आंदोलन 1919 को किसने समर्थन दिया था? तो इसे समर्थन दिया था महात्मा गांधी ने।
तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर खिलाफत आंदोलन क्या था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय तुर्की देश जो है वो मित्र देशों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था। युद्ध के समय अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों को ये वचन दिया था कि तुर्की साम्राज्य को वो किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होते ही ब्रिटिश सरकार का रवैया बदल गया और ब्रिटिश ने तुर्की साम्राज्य को समाप्त कर दिया। इससे भारत के जितने भी मुसलमान थे वो ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे। और देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध था, तो वो अंग्रेजों के विरुद्ध था। तो खिलाफत आंदोलन उस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया जब इसे गांधी जी का समर्थन मिला। इसके साथ ही 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जिसे आने वाले 100 वर्षों तक प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए गांधी जी ने इसका समर्थन किया। तो 23 नवंबर 1919 को खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता भी गांधी जी ने की थी। बात करें कि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किसने किया था, तो अली बंधुओं ने, जो कि थे शौकत अली और मोहम्मद अली। लेकिन एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था और वो थे मदन मोहन मालवीय। तो अगला सवाल देखते हैं। गांधी जी के जीवन का अगला प्रमुख आंदोलन है नमक कानून के विरुद्ध किया गया आंदोलन, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। तो अगला सवाल उसी से संबंधित है। नमक कानून के विरुद्ध गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? तो इसका सही उत्तर है 12 मार्च 1930 को। तो गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा नमक पर लगाया गया टैक्स के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। इसे गांधी जी ने साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया और इसमें उनके साथ कुल 78 सहयोगी थे और ये यात्रा थी कुल 24 दिनों की, 348 मील की दूरी थी। तो 24 दिनों की पैदल यात्रा करने के बाद गांधी जी दांडी में पहुंचे और वहां समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक वाला पानी हाथ में उठाकर नमक कानून तोड़ा, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये नमक कानून उन्होंने किस दिन तोड़ा, तो 6 अप्रैल 1930 को। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दांडी यात्रा उन्होंने प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए। और नमक कानून तोड़ा कब था, तो 12 मार्च से ठीक 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को। अगला सवाल देखते हैं। गांधी जी ने किस कारण स्वयं को राजनीति से हटाने का निश्चय लिया था? तो इसका सही उत्तर है हरिजनों के उत्थान के लिए। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद हरिजनों के उत्थान करने का निश्चय किया। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किस वर्ष की? इसके साथ ही महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। तो समाज में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जैसे मुद्दों को मिटाने के लिए महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की भी स्थापना की थी, जो कि आगे चलकर इसका नाम क्या पड़ा? हरिजन सेवक संघ। अब अगला सवाल है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अंग्रेजों द्वारा लाया गया साइमन कमीशन से जितने भी राजनीतिक संगठन हैं उसने अस्वीकार कर दिया था और इसी असंतोष के माहौल में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। कुल 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ। प्रथम सम्मेलन में और तीसरे सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि 1931 में हुआ था। और वो लंदन किस जहाज से गए थे? तो एसएस राजपूताना नामक जहाज से गए थे और लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
अब अगला सवाल देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यानी कि या तो आज़ादी पालो या इसकी कोशिश में अपनी जान गंवा दो। यही मतलब था इस नारा का। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख किसने तैयार किया था? तो इसका आलेख तैयार किया था महात्मा गांधी ने। लेकिन इस आलेख को महात्मा गांधी ने किसकी मदद से, किसके सहयोग से तैयार किया था? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद के सहयोग से तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के जीवनीकार कौन थे? तो लुई फिशर, जो कि एक अमेरिकी पत्रकार थे, वो महात्मा गांधी के जीवनीकार थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत की आज़ादी के वक्त महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी उस वक्त जब 15 अगस्त 1947 का समय था, उस वक्त महात्मा गांधी नोआखली, जो कि बंगाल में है, वहाँ पर थे। क्यों थे? क्योंकि आज़ादी के साथ ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया। इसके कारण हिंदू और मुसलमान के बीच में बहुत ज़्यादा दंगे होने लगे और ये दंगा नोआखली बंगाल में बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसे कम करने के उद्देश्य से या समाप्त करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी उस वक्त नोआखली बंगाल में थे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं कि गांधी जी भारत में पहली बार कब गिरफ्तार हुए थे? तो वैसे तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो काफ़ी बार वे गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन यहाँ बात हो रही है भारत की। तो महात्मा गांधी पहली बार भारत में गिरफ्तार हुए थे 10 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर? तो हरियाणा के पलवल स्टेशन से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। और उस वक्त गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब जा रहे थे जब ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अगला सवाल है, ये सवाल आपके मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे ऐड कर दिया है क्योंकि ये गांधी जी से संबंधित है और वर्तमान से भी। सवाल है, गांधी जी को भारत के नोटों पर किस वर्ष अंकित किया गया था? तो महात्मा गांधी भारत के नोट पर आज़ादी के बाद नहीं थे। उन्हें कब अंकित किया गया? वर्ष 1969 में। वर्ष 1969 को ही क्यों चुना गया गांधी जी के फोटो को भारतीय नोटों पर अंकित करने के लिए? तो क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 को, 2 अक्टूबर। तो उनकी 100वीं जयंती पर महात्मा गांधी को भारतीय नोटों पर अंकित किया गया और इसके साथ ही इसमें गांधी जी को सेवाग्राम आश्रम के साथ दिखाया गया। उस समय जो भारतीय गवर्नर थे वो थे LK झा। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि 1969 से पहले इस पर किसकी फोटो लगी हुई थी? तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का फोटो वहां पर लगा हुआ था। अब गांधी जी से संबंधित अंतिम 2 सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई। किसने की? नाथूराम गॉडसे ने। ये जो 30 जनवरी है, ये वर्तमान में आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन को वर्तमान में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये अंतिम सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये सवाल आपके लिए है, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो आपको समझ में आया और आपको हेल्पफुल लगा तो फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।